Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the बस में फायर के इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से है। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे करनूल के एरिया में बस में फायर का इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ पैसेंजर्स का जो डेथ है वो हुआ है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक सिमिलर इंसिडेंट हमने कुछ दिनों पहले रीड किया था राजस्थान के पर्सपेक्टिव से कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है जहाँ पे जैसलमेर एंड जोधपुर हैं वो सिचुएटेड हैं। एक मूविंग बस के अंदर शॉर्ट सर्किट का सिचुएशन क्रिएट होता है और वहाँ पे भी कुछ पैसेंजर्स का जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था फायर की वजह से। तो हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से जो इंसिडेंट्स हैं उनके बिहाइंड में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है क्या उनके द्वारा किसी तरीके से जो गाइडलाइन है उसको इश्यू किया गया है पैसेंजर्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग में, व्हीकल्स के अंदर में इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो ना हो। पुराने वाले समय के अंदर में क्या हमें कैरी आउट करने का ज़रूरत है, कैसे हम सेफ्टी है उसको इंश्योर है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करती है ऐसे इंसिडेंट्स के बिहाइंड के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टाइम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे इंजन और चेसिस जो हुआ करता है उसी को परचेज किया जाता है। तो कम्प्लीटली व्हीकल का जो बॉडी है, स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल है या ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में व्हीकल है, उसका कंप्लीट बॉडी को परचेज नहीं किया जाता है, ओनली इंजन और चेसिस है उसका परचेज वहाँ पे हुआ करता है। इंजन और चेसिस के परचेज के लेटर फेज के अंदर में किसी भी जो बॉडी बिल्डिंग जो शॉप्स हैं वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाया जाता है जिस तरीके का डिमांड हुआ करता है। और उसी दौरान में आप देखिए कि जो सेफ्टी की जो गाइडलाइंस हैं जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर आपको इग्नोरेंस है वो आपको मिलेगी कि जो इमरजेंसी एग्जिट का जो गेट होना चाहिए उसको वहाँ पे क्लोज रख दिया जाता है। जिस मटेरियल को यूज किया जाता है स्पेशली सीट मेकिंग के अंदर में जो फायर के रिगार्डिंग में प्रोन हुआ करता है, फायर इंसिडेंट के अंदर में आप देखें कि लार्जर लेवल के ऊपर में उस इंसिडेंट को क्रिएट कर सकता है। सेकेंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाइडलाइंस के बारे में तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उनके द्वारा एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट किया गया है कि ऑटोमोटिव एरिया के अंदर में इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो होने चाहिए। बट ये जो गाइडलाइंस हैं वो आप देखिए कि एग्जिस्ट नहीं किया करती हैं, प्रॉपर इनका रेगुलेशन है वो नहीं हुआ करता। पैसेंजर्स का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में गाइडलाइंस का प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसे हम बिल्डिंग्स के रिगार्डिंग में बिल्डिंग कोड देखा करते हैं कि प्रॉपर एग्जिट गेट वहाँ पे होना चाहिए जिससे लोग हैं वो पास कर सकें किसी भी इमरजेंसी के दौरान में। समय के साथ में आप देखिए कि व्हीकल्स के अंदर में मोर जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव हुई हैं, सिर्फ एयर कंडीशंस के अलावा आपको जो चार्जर पॉइंट है वो भी सीट्स के ऊपर आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसे जब व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता है तो उस समय प्रॉपर सेफ्टी को ना इंश्योर करना, प्रॉपर समय पे रेगुलेट ना करना, उसका चेकअप ना कैरी आउट करना, व्हीकल कहीं पे आप देखिए कि कहीं से उसको परमिट पास होता है कि किसी अदर एरिया से उसको अप्रूवल है वो दिया गया होता है और किसी थर्ड एरिया के अंदर में उसका ऑपरेशन प्रोसेस आपको मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो रोल प्ले किया करते हैं, प्रॉपर वे के अंदर में इनको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस प्लेस के बारे में मेंशन किया गया है आंध्र प्रदेश का करनूल का एरिया है जिसको भी आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार रीड करते हो। करनूल के अंदर एक बेलम केव्स फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेलम केव फेस्टिवल है वो क्या है कि वहाँ पे जो सेकंड लॉन्गेस्ट जो केव है वो सिचुएटेड है। जो लार्जेस्ट हमारा जो लॉन्गेस्ट केव है वो किस स्टेट में है, वो मेघालय के अंदर में है, करनूल के अंदर में ये सेकंड लॉन्गेस्ट केव है। सेकंड लॉन्गेस्ट केव है कंट्री का। यहाँ पे जो एडिटोरियल है उसके अंदर भी इसी इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि जो मॉडिफिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग जो बॉडी शॉप्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है। उनका जिस तरीके से जो व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग उनके द्वारा किया जाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने का ज़रूरत है, उन बॉडी शॉप्स को भी रेगुलेट है वो किया जाए, एक स्टैंडर्ड है वो उनको प्रोवाइड है वो किया जाए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राज्यसभा के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। राज्यसभा आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस का अपर हाउस हुआ करता है, जो है वो अपर हाउस हुआ।
ये कंटिन्यूस हाउस भी है, इसके अंदर में जो मेंबरशिप है वो कंटिन्यूस हुआ करती है। जैसे हम लोकसभा में रीड करते हैं, लोकसभा तो आप देखिए कि 5 ईयर का जब टेन्योर कंप्लीट होता है और एवरीथिंग जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है, तो उसको डिजोल्व है वो कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट राज्यसभा के अंदर जो 1/3 इसके जो मेंबर्स हैं उनको आप देखिए कि एवरी 2 ईयर्स के अंदर में रिटायर किया जाता है, उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होता है। उसी दौरान में फिर आपको फिर से इलेक्शन है वो आपको मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए हैं, तो इलेक्शन के अंदर में कुछ पॉलिटिकल जो वहाँ का लोकल पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो विनर हुए हैं। एक आप देखिए कि हमारा जो पार्टी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर के अंदर में, उनके कैंडिडेट का वहाँ पे विनिंग हुआ है। एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर में जो मेंबरशिप है, क्या यूनियन टेरिटरीज को भी मेंबरशिप दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा का जो मेंबरशिप है उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स का जो राज्यसभा सीट्स का अलोकेशन है, स्टेट्स प्लस में यूनियन टेरिटरीज का जो राज्यसभा सीट्स का जो अलोकेशन है उसका मेंशन है शेड्यूल 4 के अंदर में, आर्टिकल 4। और इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारा आर्टिकल 80 है वहाँ पे इसके प्रोसेस के बारे में मेंशन है। कौन कौन से ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे राज्यसभा के अंदर उनका मेंबरशिप है, राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो 3 ही यूनियन टेरिटरी इसका पार्ट है। आप प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। फिर आप देखिए कि दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है। और पुडुचेरी को भी एक राज्यसभा जो सीट है वो दिया गया है। तो 3 यहाँ पे यूटीज हैं जिनका कि राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको राज्यसभा का कुछ स्पेशल पावर के बारे में भी पता होना चाहिए। स्पेशल पावर राज्यसभा को 2 सेक्टर्स के रिगार्डिंग में है, और भी कुछ अदर सेक्टर्स हैं जिनमें भी उनको कुछ स्पेशल पावर का अवेलेबिलिटी है, बट मेनली हम टू टू जो यहाँ पे जो सेक्टर्स के बारे में रीड करते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर में कोई सब्जेक्ट है उसकी रिगार्डिंग में पार्लियामेंट को अगर लॉ को फ्रेम करना हो तो राज्यसभा अगर अप्रूवल कर देता है, क्योंकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो उस दौरान में पार्लियामेंट जो लॉ का फ्रेमिंग कर सकता है स्टेट लिस्ट से भी। स्टेट लिस्ट से पार्लियामेंट को लॉ का फ्रेमिंग करना हो, कानून बनाना हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 249 के अंदर में। ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना हो, हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हुआ करती हैं उसको क्रिएट करना हो, ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 312 के अंदर में। तो इन 2 सेक्टर्स के रिगार्डिंग में मेजरली स्पेशल पावर है वो इनको मिला हुआ है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है आर्टिकल 67 के अंडर में। इमरजेंसी के रिगार्डिंग में भी कुछ स्पेशल पावर यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएम श्री योजना के बारे में है, केरल के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि क्यों उन्होंने साइनिंग अप किया है पीएम श्री योजना के रिगार्डिंग में। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूअस फंड का उनको प्रोवाइड है वो किया जाए एजुकेशन के पर्पज से। तो पीएम श्री योजना के बारे में एक बार हम रीड करेंगे। बेसिकली पीएम श्री योजना है वो क्या है, पीएम श्री योजना का एक सेंट्रली स्पॉन्सर ये स्कीम है। इसका अल्टीमेट एम यही है कि हमारे यहाँ पे 14,500 पीएम श्री 14,500 मॉडल स्कूल्स को डेवलप करना है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग में यहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो इतने मॉडल स्कूल्स हैं वो बनाने हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, डेट मीन्स कि स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन है वो इसके रिगार्डिंग में हुआ करता है। अब ज्वाइनिंग कुछ स्टेट्स के द्वारा नहीं किया गया था, उनके फंड को रोक लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान एंड अदर एरियाज के रिगार्डिंग, तो उसी पर्पज से यहाँ पे ज्वाइनिंग को बताया गया है। लेह के अंदर में आप देखिए कि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर वायलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसी के रिगार्डिंग में एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जस्टिस BS चौहान का वो पैनल है, जस्टिस BS चौहान। ये आपको यूपीएससी के अंदर तो नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको आप देखिए कि कोई स्टेट पीसीएस के अंदर में या किसी अदर एग्जाम के अंदर में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि जस्टिस BS चौहान पैनल है वो किसके रिगार्डिंग में था। तो लेह के अंदर में जो वायलेंस हुआ उसका जुडिशियल जो कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इंक्वायरी के रिगार्डिंग में, उन्होंने अपना इंक्वायरी प्रोसेस को स्टार्ट किया है, क्यों वहाँ पे वायलेंस देखने के लिए मिला। लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किस वजह से किया गया था कि 6 शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड है वो किया जाए।
इसके अंदर में इंक्लूड किया जाए स्टूडेंट 6 शेड्यूल के अंदर में, जिसमें प्रेजेंट समय में कौन कौन है, आसाम है, मेघालय है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और लद्दाख का भी यहाँ पे डिमांड है। सेकंड, आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक प्रपोजल भी था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। प्रपोजल ये था कि जो आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 371, उसके अंदर में लद्दाख को इंक्लूड कर दिया जाए। जो स्पेशल प्रोविजंस अवेलेबल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के अंदर में, तो उसके अंदर में इंक्लूड करने के बारे में है। आर्टिकल 371 के अंदर में कौन कौन से स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन है वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट स्टेट तो आप देखिए कि गुजरात और महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र है ओरिजिनली आर्टिकल 371 के अंदर में। फिर इसको अमेंड किया गया। जब इसको ए से जो अमेंड किया गया, फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया, तो नागालैंड के रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजन लाए गए। इसको अमेंड किया गया आर्टिकल 371 को। ये गुजरात, महाराष्ट्र है, फिर नागालैंड है। फिर इसको जब सेकेंड टाइम अमेंड किया गया तो आप देखिए कि आसाम को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, आसाम है। फिर सी के अंदर में मणिपुर है, आर्टिकल 371 सी के अंदर मणिपुर है। डी के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ई के अंदर में आंध्र प्रदेश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग इको आप रिलेट कर सकते हो एजुकेशन से। फिर एफ के अंदर में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं काफ़ी बार, सिक्किम को कुछ स्पेशल पावर दिया गया है कि वहाँ पे जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो सिक्किम का जो लोग हैं वही इलेक्शन को इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन की रिगार्डिंग एक ही सीट उनको मिला है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे आपको जी के रिगार्डिंग में मिजोरम है, एच के रिगार्डिंग में अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है, कर्नाटका है, आई और जे के पर्सपेक्टिव से गोवा और कर्नाटका है। तो ये स्टेट्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुछ स्टेट्स मेंशन कर दिए जाएंगे, इनमें से कितने स्टेट हैं जिनको कि स्पेशल जो पावर है, स्पेशल प्रोविजंस के अंदर में कुछ यहाँ पे पावर है, उसका अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, करूर के बारे में है। करूर में जो स्टीम पीड का सिचुएशन हुआ था तमिलनाडु के अंदर में, तो उसका एक स्टडी बताया है कि हीट स्ट्रेस है वो भी एक रीजन है वहाँ पे स्टीम पीड का सिचुएशन होने के बिहाइंड के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जब भी कहीं पे रैली ऑर्गेनाइज होती है तो प्रॉपर जो लोकल अथॉरिटी जो परमिशन ग्रांट करते हैं उनका काम होना चाहिए कि उसका इंस्पेक्शन किया जाए, प्रॉपर वाटर का अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग में वाटर के प्लेसेज को रखा गया है या नहीं रखा गया, कोई हीट स्ट्रेस की वजह से जो अदर हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे ना हो। प्रॉपर एंट्री गेट, एग्जिट गेट्स का भी इंश्योरिटी उनके पास में होना चाहिए कि जो भीड़ है वो कंटिन्यूस एग्जिट कर सके। एंट्री लेवल के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है वो ना हो, किसी तरीके से पैनिक ना क्रिएट हो। पैनिक अगर क्रिएट होगा तो आप देखिए कि फिर ऐसे इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलते हैं और कहीं पे भी हो सकते हैं अगर प्रॉपर गाइडलाइंस या प्रॉपर जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टीम पीट के बारे में बताया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रेस जो है जिसको एक पॉइंट बताया गया है, क्या ये डिजास्टर का एक पॉइंट है, क्या ये डिजास्टर के रूप से काउंट किया जाता है हमारा नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स हीट स्ट्रेस को एज ए डिजास्टर के रूप से काउंट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर में। हीट स्ट्रेस को एज ए डिजास्टर के रूप से काउंट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर में, क्योंकि समय के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर में, तो अर्बन हीट आइलैंड का सिचुएशन भी क्रिएट होता है। तो ये आप देखिए कि तमिलनाडु में इसको डिजास्टर का जो पॉइंट है वो बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश सॉरी अरावली के बारे में है। अरावली कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, गुजरात है, राजस्थान है, फिर हरियाणा है, हरियाणा का सदर्न पार्ट का एरिया, और फिर आप देखिए कि दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है ओवर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड एक्सटेंशन कहाँ तक है, वो हरिद्वार तक है। अरावली का ओल्डेस्ट क्रिएचर बताया करते हैं हमारा जो कंट्री का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे, और ओल्डेस्ट क्रिएचर है। तो आप देखिए कि हाइट इसका समय के साथ में डिक्रीज हुआ है। हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है अरावली के अंदर में, वो है गुरु शिखर जो कि राजस्थान के अंदर में है। कौन सा यह है यहाँ पे हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर। गुरु शिखर है राजस्थान में है, 1722 मीटर का उसका हाइट है। यहाँ पे न्यूज किस वजह से है कि हरियाणा के अंदर में जो गुरुग्राम का एरिया है, जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है, वहाँ से भी अरावली पास करता है। तो वहाँ पे आप देखिए कि
जो वेस्ट है, अनट्रीटेड जो वेस्ट है उसको डिस्चार्ज किया गया है इसके एरिया के अंदर में, तो इकोलॉजिकल जो कंसर्न है उसको रेज किया गया। इकोलॉजिकल कंसर्न है इस तरीके से हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, जो नेशनल हेरिटेज का जो थिंग्स हैं, उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी तरीके से उनके ऊपर में पोल्यूशन की वजह से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली आप देखिए कि कप सिरप का जो इंसिडेंट सामने आया था, कप सिरप का जो इंसिडेंट सामने आया था, जिसके अंदर में कुछ चिल्ड्रंस का डेथ हुआ था, अराउंड 25 के आसपास चिल्ड्रन बताए गए हैं। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि जिस डॉक्टर ने उस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया, उनको कुछ एक ड्रग को प्रिस्क्राइब करने के रिगार्डिंग में कुछ 2 रुपी का आप देखिए कि प्रॉफिट था। तो क्या यहाँ पे किसी चिल्ड्रन का जो लाइफ का वैल्यू है वो 2 रुपी है, 2 रुपी एंड कुछ पैसे हैं, वो इसी आर्टिकल के अंदर में मेंशन है। तो स्टूडेंट समय के साथ में क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ये है कि हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है, CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO है, वो यहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन को कैरी आउट करे। किसी भी तरीके का अनएथिकल प्रैक्टिस हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में नहीं होना चाहिए। जैसे जब बाहर की कंट्रीज में इंसिडेंट सामने आए थे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के, तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो लेबोरेटरी है उसका भी आप देखिए कि सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी बता दिया गया था एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा आर्टिकल जो 39F है, आर्टिकल 39F DPSP का पार्ट है, किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव से है। उसमें आप देखिए कि 6 आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 39 जो एफ है, जिसमें चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में कहा गया है, चिल्ड्रंस का सेफ्टी को इंश्योर करने के बारे में कहा गया है, तो उसी को ही हमें इंश्योर करना चाहिए समय समय पे रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। 39% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन है हमारे कंट्री के अंदर में। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी जो 1974 के समय में आया था, चाइल्ड्स का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करता है। फिर 2014 के समय में न्यू बोर्न का जो एक्शन प्लान है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया। चाइल्ड पॉलिसी है, चाइल्ड पॉलिसी जो 1974 के अंदर में आया। फिर आप देखिए 2014 के समय में न्यू बोर्न एक्शन प्लान है, न्यू बोर्न एक्शन प्लान एग्जिस्टेंस में आया। अब हमें क्या इंश्योर करने का ज़रूरत है, चिल्ड्रंस का जो यहाँ पे किस तरीके से हम इंश्योर कर पाएंगे। तो असेंशियल जो मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए, जिससे कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं उनको रोका जा सके या प्रॉपर वे के अंदर में चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के अंदर में सोयाबीन के रिगार्डिंग में है। अभी रिसेंटली इंडिया US का अगर डील है वो साइन होता है और US से जो सोया है वो इंडिया के अंदर में आता है, तो आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में बताया गया कि है कि जब चीप लेवल का जो सोया इंडिया में आएगा जिसका मार्केट प्राइस काफ़ी कम है, तो इंडियन जो प्रोडक्ट है उसको इम्पैक्ट हो सकता है, उसका जो सेलिंग है, फार्मर्स को यहाँ पे लाइवलीहुड है, उसके भी इम्पैक्ट के बारे में मेंशन किया गया है। जो फार्मर्स हैं वो कंटिन्यूस इस प्रैक्टिस को लीव करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग उनकी ऐसे काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर में सोयाबीन है उसको प्रोड्यूस है वो किया जाता है, और लास्ट 30-40 ईयर्स के अंदर में इसका जो प्रोडक्शन एरिया, जो इसका हार्वेस्टिंग एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, और काफ़ी हाई रेट के ऊपर में इसका इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 31 जो अक्टूबर का जो डे है जिसको कि हम यूनिटी डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, 31 अक्टूबर। हाँ, क्योंकि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका वो बर्थ एनिवर्सरी है, उन्हीं की मेमोरी के अंदर में उनको डे को याद है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में भी, चाहे वो बारडोली का सत्याग्रह हो, बारडोली के उस सत्याग्रह के अंदर में इनको सरदार का जो टाइटल है वहाँ की जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा दिया जाता है। 1927 के समय बारडोली के अंदर में ये मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में है ये बारडोली का एरिया। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में भी कुछ कमेटीज हैं वो इनके द्वारा हेड किया गया था, स्पेशली जो स्टेट्स के रिगार्डिंग का जो कमेटी था। और हमारा जो आर्टिकल 2930 है वो भी आप देखिए कि इन्हीं के द्वारा उसके रिगार्डिंग में कमेटी है उसके भी ये हेड थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में भी रोल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के बाद में आप देखिए कि पोस्ट है उसको भी सर्व किया गया, और कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो इनके द्वारा रखा गया। जैसे बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनिफाइड किया गया था, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हमारे काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं
उनको इंडियन यूनियन के अंदर में इंक्लूड है वो किया गया। इन्हीं का आप देखिए कि जो टैक्टिक था, इन्हीं का जो प्रोसेस था, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के यूनिफिकेशन के अंदर। तो एक परेड को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रिगार्डिंग में, उसका यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएन की, आप देखिए कि 80 इयर्स कंप्लीट हुए हैं कल 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन सेटअप हुआ था। अब यूएन को समय के साथ में रिफॉर्म का भी ज़रूरत है, यूएन को समय के साथ में रिफॉर्म है उसका ज़रूरत है, तो उसको बताया गया हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा मेंशन ये भी किया गया कि जो टेररिज्म के जो जिन्होंने टेररिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया है वो लोग बेसिकली इक्वल नहीं है, कि जो हमारा कंट्री जिस तरीके से टेररिज्म का विक्टिम है, कंटिन्यूस हमने क्रॉस बॉर्डर या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको फेस किया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट समय के दौरान में। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन्यूस्क्रिप्ट्स के पर्सपेक्टिव से, है हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जा सके, उसके रिगार्डिंग में एक रिवोल्यूशन को क्रिएट किया जाए। तो ज्ञान भारतम मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, उसी के बारे में मेंशन है कि इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे एग्रीमेंट होगा। 70% फंड इनिशियली पार्ट में अलोकेट किया जाएगा, अगर उनके द्वारा वर्क को कंटिन्यूस कैरी आउट किया जाता है तो 30% जो पैसा है वो भी उनको दे दिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग में भारतम जो मिशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ मेंशन है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक पैलेस्टीनियन पर्सन है जिनको कि प्रिजन के अंदर में है, उनके रिलीज के बारे में अपील किया गया है उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा यूएस प्रेसिडेंट को। इजरायली डिफेंस फोर्सेज के ऊपर में उनके द्वारा अटैक हुआ था, तो उसी उसी की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो बेसिकली आप देखिए कि रिलीज के रिगार्डिंग में एक अपील है यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट से। रसिया ने क्लेम किया है कि कुछ और भी विलेज उनके द्वारा कैप्चर कर लिए गए हैं यूक्रेन के अंदर में, तो 4 विलेज उनके द्वारा बताए गए हैं, एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, एक तालिबान का आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला एक ग्रुप है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए कि उनका और पाकिस्तानी फोर्सेज का कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। और वेनेजुएला के जो लीडर हैं, जो वहाँ पे डिक्टेटर के रूप से भी इनको कंसिडर किया जाता है, तो उन्होंने कहा है किसी भी तरीके का जो क्रेजी वॉर है वो नहीं होना चाहिए। यूएस ने जिस तरीके से ऑपरेशन कैरी आउट किए हैं वाटर एरिया के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में है। और वेनेजुएला का जो अपोजिशन का जो लीडरशिप है, जिसको यूनाइट करने वाला जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है इस साल नोबेल कमेटी के द्वारा। जापान का जो नया पीएम पावर में आई हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि वो कमिटेड हैं डिफेंस स्पेंडिंग के रिगार्डिंग में इंडिया के साथ में, क्वेड के साथ में बेटर कोऑपरेशन वो कैरी आउट करें। क्वेड जो 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया जापान है उसके अंदर में, और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इंडिया ने कहा है कि गाजा का जो एरिया है, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, उसमें अगर पीस का डिस्टरबेंस होता है प्रेजेंट समय में, तो ऐसे किसी भी मूव को उनके द्वारा अपोज किया जाएगा। पीस वहाँ पे होना चाहिए, इंडिया कंटिन्यूस पीस का प्रमोटर रहा है, किसी भी एरिया में कोई भी वायलेंस होता है तो उसके रिगार्ड। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।